तो आगे का पैराग्राफ है। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तो उसने कहा, डोटियाल गो। वह सकुचाता हुआ सा बोला। तो जब जगदीश बाबू ने आगे का परिचय में पूछा कि भाई तू पहाड़ी, तो अल्मोड़ा बोला उसने। अल्मोड़ा में कौन सा गांव, तो उसको याद नहीं आ रहा था, थोड़ा नाम भी थोड़ा वो है, इस वजह से फिर उसने सकुचाते हुए डोटियाल गो बोला। आगे है, जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुए एक एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव में रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। तो जब दोनों ने एक दूसरे के गांव की बात की तो ज़्यादातर खुश मदन और हो गया, क्योंकि अपने गांव की तरफ से कोई आया, ये उसको बहुत ही अच्छा लगा। और वो वापस अपने अतीत में, अपने घर, अपनी पहाड़ियाँ, वहाँ पहुँच चुका था वो। आगे है, अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, पहाड़ी भाषा में माँ को ईजा कहा जाता है, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। और वो अपने कल्पनाओं के अंदर जगदीश बाबू को बड़े भैया यानी कि दाजू से फिट कर बैठा। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू यानी कि हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, पानी लाओ। यानी कि 2 ही दिनों में जब पता चला मदन को कि जगदीश बाबू पहाड़ी गांव से ही है, अपने गांव के नज़दीक से ही है, और जगदीश बाबू में उसको अपना भाई देखने को लगा, उसको अपने भाई की फीलिंग आने लगी, और इस वजह से दोनों के बीच एक घरोबा हो गया। और जब भी जगदीश बाबू आते तो वो उसके आसपास दाजू यानी बड़े भाई कह के उसको बहुत ही मान सम्मान देने लगा था। और कुछ भी काम ख़त्म हो जाए वैसे सीधा दौड़कर वो जगदीश बाबू के टेबल के पास आकर वो पूछता रहता था, पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। और इतना प्रेम भाव से, सम्मान के साथ वो जगदीश बाबू का हर काम करता था। जिस तरह यहाँ पर माँ की उपमा दी गई है कि जिस तरह माँ अपनी ममता से अपने बेटे को चूमती है, उसी तरह मदन जगदीश बाबू के हर एक शब्द को वो फॉलो करता था, पालन करता था उसका। आगे का पैराग्राफ है, कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरे टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। अब धीरे धीरे जब जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, यानी उस शहर से वो परिचित हो गए, और परिचित होने के साथ साथ उन्हें अब अपनी जो एकाकीपन जो फील कर रहे थे, वो महसूस कर रहे थे, वो धीरे धीरे उनका कम हो गया।
और अब उन्हें मदन का दाजू कहना अच्छा नहीं लगा और इसके कारण उन्होंने मदन को बुलाकर कहा, इधर आओ। उसने कहा, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सके। दाजू, चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? और अब जगदीश बाबू ने मदन को बुलाकर कह दिया कि दाजू दाजू इस तरह मत चिल्लाओ, मुझे मेरी भी कोई इज्जत है। और ये जो अहम उसको मदन के लिए असहनीय हुआ। क्या हुआ आगे? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। और जब दाजू शब्द न कहने की बात की तो मदन के दिल पे बहुत ही गहरी चोट लगी। उसको प्रेस्टीज शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन जगदीश बाबू की बॉडी लैंग्वेज से और उनका जो टोन था वो सुनकर मदन सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दिए कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के अंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो इस तरह मदन जो अपने घर से, शहर से, माँ बाप से दूर था और जब जगदीश बाबू के प्रति उसको आत्मीयता थी जो, वो आज टूट चुकी थी और उसको पहली बार अपने घर से दूर ये महसूस हुआ था और उसका दिल बहुत ही जोरों से टूटा था। लेकिन फिर भी वो चुप रहा। और मनुष्य का स्वभाव है, यहाँ पे जो बताया है कि इंसान का जो गम होता है 1-2 दिन के लिए होता है और धीरे धीरे इंसान अंदर से फिर मजबूत होता रहता है। तो कुछ उसी तरह उसके साथ भी हुआ। आगे पैराग्राफ है, मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। सहपाठी यानी जो साथ में पढ़ता था, उनका जो दोस्त था हेमंत, वो मिला उन्हें। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। यानी अगले दिन का जो घटना जो घटी थी और जगदीश बाबू ने मदन को कहा था कि तुमने क्या दाजू दाजू लगा रखा है, ये कुछ प्रेस्टीज का तुम्हें ख्याल है। और ये छोटी सी चीज़ मदन के दिल पे गहरी चोट कर गई और वो अपने मालिक से छुट्टी लेकर घर पे जाकर वो बहुत ही रोया था। और जब दूसरा दिन आया वो वापस जॉब पर और जब जगदीश बाबू से उसकी भेंट हुई तो जगदीश बाबू ने बार बार बुलाने पर, ऑर्डर देने पर भी उसने नहीं सुनी और जगदीश बाबू को खुद ऑर्डर देने पड़ा उसको। और ऑर्डर देने के बाद भी उसने दाजू नहीं कहा, आज उसने कहा लाया साहब।
शायद पहाड़िया है, अहमद ने अनुमान लगाकर पूछा, और अपना जो दोस्त था वो भी वहीं का ही था। उसने कहा शायद पहाड़िया यानी पहाड़ी से आया हुआ लड़का है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। और यहाँ पे जगदीश बाबू को भी आज ये महसूस हुआ कि मैंने उसके साथ कल बहुत गलत किया था, इसलिए उनके जवाब भी रूखा ही था। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? अहमद ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। अहमद ने भी उसका नाम पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, और फिर दाजू अपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं तुम्हें। ये सारी चीज़ें मदन को अपनी आंखों के सामने तैरने लगी कि किस तरह उनको जगदीश बाबू से यहाँ परिचय हुआ, और फिर उसको अपने बड़े भाई की तरह लगने लगे जगदीश बाबू, और हर एक काम वो दौड़ के करता था उनका, लाया भाई, लाया दाजू कह के पुकारता था। और एक दिन उन्होंने किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं कहकर उनको धुतकार दिया। और ये सारी चीज़ें मदन की आंखों के सामने तैरने लगी। और इस बार जब वही प्रश्न अहमद ने पूछा तो उसका जवाब क्या आता है? जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वो ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा, है ना। जगदीश बाबू उसी क्षण मदन के सामने देख रहे थे, और उन्हें लगा जैसे अभी वो बहुत ही गुस्से में आकर कुछ कहेगा, लेकिन अहमद ने आग्रह के स्वर में दोहराया। और फिर वापस अहमद ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अब उसके जवाब में मदन ने कहा, बॉय कहते हैं साहब मुझे। ये अंडरलाइन करें, परीक्षा में पूछा जाता है। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो मुड़ गया, और इतना कहकर वो वहाँ से उस टेबल से चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। और इतना कहने के बाद जो जगदीश बाबू के प्रति उसका जो गुस्सा था, जो आवेश था, उससे उसका पूरा जो चेहरा था वो लाल हो चुका था, और वो बहुत ही सुंदर दिखा। तो एक मानव सहज आत्मीयता अपने वतन से, अपने वतन के लोगों से, परिचितों से, और जब वो टूटता है तो क्या अनुभूति होती है, उसका बहुत सुंदर ढंग से इस पाठ के अंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ हम ये पाठ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।